24 फरवरी को पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर धावा बोलने का ऑर्डर दिया था। तब पुतिन ने कहा था कि उनका मकसद यूक्रेन की सेना को खत्म करना और वहां की नाज़ी सरकार के अत्याचार से लोगों को छुटकारा दिलाना है। लेकिन जंग को 1 महीना बीत जाने के बाद भी रूस अपने दोनों मकसदों को हासिल नहीं कर पाया है, बल्कि 3 दिन पहले तो रूस ने अपने इन दोनों मकसद से पूरी तरह यू टर्न ले लिया। रूस ने कहा था कि उसने यूक्रेन की सेना की कमर तोड़कर जंग का पहला फेज पूरा कर लिया है और अब वो अपने मुख्य लक्ष्य की पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। उसने मुख्य लक्ष्य बताया पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके की आजादी। रूस के इस बयान ने रक्षा विशेषज्ञों को असमंजस में डाल दिया। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि रूस ने बस पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके को आजादी दिलाने के लिए अपनी इतनी ताकत झोंक दी थी। अगर मकसद सिर्फ डोनबास ही था तो फिर उत्तर और दक्षिण में कहर ढाने की क्या जरूरत थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि डोनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क दोनों इलाके आते हैं। इन दोनों इलाकों पर 2014 से विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छेड़ी हुई है। रूस शुरू से उन विद्रोहियों के साथ खड़ा हुआ है और उसका दावा है कि लुहांस्क का 93% और डोनेट्स्क का 54% इलाका उसके समर्थन वाले अलगाववादियों के कब्जे में है। यानी रूस की माने तो यूक्रेन पर जंग का उसका असल मकसद डोनेट्स्क और लुहांस्क दोनों के 100% हिस्से को आजाद कराना है। बल्कि पिछले महीने यूक्रेन पर धावा बोलने से पहले पुतिन ने इन दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रूस का सोचा समझा बयान है ताकि अमेरिका और यूक्रेन को कंफ्यूज किया जाए, या फिर पुतिन वाकई यूक्रेन पर धावा बोलकर अपने हाथ जला चुके हैं? यूक्रेन के कई इलाकों में रूस ने इतनी मिसाइलें दागी कि शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो गए, जिसकी एक तस्वीर बशकामका इलाके से आई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस इलाके को रूसी कब्जे से आजाद करा लिया गया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग जब अपने घरों की तरफ लौटे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि रूसी हमले की वजह से पूरा का पूरा गांव उजड़ चुका था। जिन जगहों पर कभी घर हुआ करते थे वहां अब बस उनका मलबा बचा। इलाके की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि रूस की मिसाइलों ने वहां कितना कहर बरपाया होगा। कहीं छत जमीन से जा लगी तो कहीं दीवारों का नामो निशान मिट गया। हर तरफ टूटे खिड़की दरवाजे और बर्बाद सामान नजर आया। वहीं कुछ लोग तो इस हमले में बच गई एक कार को वहां से ले जाने के लिए पेट्रोल लेकर वहां पहुंचे। इस बीच यूक्रेन अब रूस पर उड़ने वाले बमों से हमले की तैयारी कर रहा है। स्विच ब्लेड ड्रोन यानी उड़ने वाले ये बम रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काल साबित हो सकते हैं, क्योंकि रूस ने अपने सैकड़ों टैंक यूक्रेन के साथ जंग में उतारे हैं, जो अलग अलग शहरों में यूक्रेन की सेना को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो पल भर में रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त कर सकता है। खबर है कि रूस के साथ जंग में यूक्रेन की मदद कर रहा अमेरिका उसे 100 स्विच ब्लेड ड्रोन दे रहा है। विस्फोटकों से भरे ये स्विच ब्लेड ड्रोन होते तो छोटे हैं, लेकिन इनका वार बहुत सटीक और घातक होता है। ये आसानी से कहीं से भी दागे जा सकते हैं और एक बार अपने टारगेट की तरफ बढ़ने के बाद इन्हें रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। दुश्मन के ठिकाने की तरफ बढ़ते इस खतरनाक बम को दूर बैठकर भी आसानी से चलाया जा सकता है और कई किलोमीटर दूर मौजूद ठिकानों को तबाह किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लगे कैमरे की वजह से ये पहाड़ियों, इमारतों, जंगलों में छिपे दुश्मनों को भी ढूंढ निकालता है और एक बार निशाना मिल जाए तो फिर यह आसमानी आफत बनकर उस पर टूट पड़ता है। जैसे ही स्विच ब्लेड ड्रोन किसी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर गिरता है, इसके अंदर भरा विस्फोटक उसे धमाके के साथ उड़ा देता है। यानी एक आत्मघाती हमलावर की तरह काम करता है, जिससे दुश्मन पल भर में तबाह हो जाता है। स्विच ब्लेड ड्रोन बेहद ही खतरनाक हथियार माना जाता है, जिसे कई किलोमीटर दूर बैठकर भी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले ये ड्रोन 2 तरह के होते हैं। पहले है स्विच ब्लेड 600, जिसका वजन करीब 25 किलो है और वो हवा में 40 मिनट तक उड़ सकता है। ये ड्रोन 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन पर 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गिरता है और विस्फोट से उसे उड़ा देता है। जबकि दूसरा है स्विच ब्लेड 300, जिसका वजन सिर्फ 2.5 किलो होता है और यह करीब 15 मिनट तक आसमान में उड़ान भर सकता है। महज 20 इंच की लंबाई वाले इस ड्रोन को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और यह 10 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकता है। उधर युद्ध के मैदान में रूसी सेना से लोहा ले रहे सेना के अधिकारियों और सैनिकों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की।
यूक्रेन में पिछले 1 महीने से जंग चल रही है। रूस की सेना कई शहरों पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है, जिनके सामने यूक्रेन के सैनिक ढाल बनकर खड़े हैं। कई शहरों में तो उन्होंने रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ उन्हें पीछे तक धकेल दिया। उन्हीं जांबाज सैनिकों और अधिकारियों से राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रूसी सैनिकों को धूल चटाने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। बाद में ज़ेलेंस्की ने देश के लिए जंग लड़ रहे उन सैनिकों का उत्साह भी बढ़ाया। रूसी सेना से 2-2 हाथ करने वाले जवानों और अधिकारियों को सम्मानित करने के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर जंग के दौरान बच्चों की चोरी का आरोप लगाया और यह दावा किया कि मारियोपोल शहर से रूस की सेना ने 2000 से ज्यादा बच्चों की चोरी कर ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी पत्रकारों को दिए एक इंटरव्यू में यह आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि रूस ने मारियोपोल शहर से नागरिकों को निकालने के दौरान बच्चों को चुरा लिया। ज़ेलेंस्की ने यह भी आरोप लगाया कि रूसी सेना मारियोपोल शहर में आने जाने वाले हर रास्ते को बंद कर चुकी है और जान बचाने के लिए दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे लोगों को निशाना बना रही है। कुछ रोज पहले ही रूसी सेना ने इसी मारियोपोल शहर में मौजूद एक थिएटर को मिसाइल से निशाना बनाया था और इस हमले में यूक्रेन की तरफ से 300 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। तो वहीं रूस की सरकार ने अपनी मीडिया को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का इंटरव्यू न दिखाने की चेतावनी दी। हालांकि ये इंटरव्यू क्यों नहीं दिखाना है, इसके लिए कोई वजह नहीं बताई गई। लेकिन जिन वेबसाइट और रूसी टीवी चैनलों ने ज़ेलेंस्की का ये इंटरव्यू प्रसारित किया, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। साथ ही कानूनी नोटिस भी जारी करने की बात कही गई। असल में ज़ेलेंस्की ने रूस के कई पत्रकारों से ऑनलाइन बातचीत की थी। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस जंग के लिए फिर रूसी नेतृत्व यानी सीधे पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने रूसी मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि यूक्रेन के पास कोई परमाणु और केमिकल हथियार नहीं है। इसके अलावा अपने इंटरव्यू में उन्होंने रूस से बातचीत जारी रखने पर भी जोर दिया। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए रूस की सीक्रेट सर्विस ने एक किलर स्क्वाड भेजा। यूक्रेन के मुताबिक रूस की इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए भेजे गए 25 खतरनाक हत्यारे पकड़े गए, जिन्हें स्लोवाकिया की सीमा के पास यूक्रेन के पश्चिम में बसे एक शहर से गिरफ्तार किया गया। दावा किया गया कि रूस की सीक्रेट सर्विस की तरफ से भेजी गई इस टीम को कीव में तबाही फैलाने और ज़ेलेंस्की की हत्या करने का काम सौंपा गया था। यूक्रेन के मुताबिक जंग शुरू होने से अब तक रूस ने 1 दर्जन से ज्यादा बार ज़ेलेंस्की की हत्या करवाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। उसने यह साफ कर दिया कि राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच कोई बातचीत नहीं होगी, जबकि 1 महीने से चल रही जंग को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की कई बार पुतिन से सीधी बातचीत के लिए कह चुके हैं। और उम्मीद भी यही जताई जा रही थी कि आने वाले कुछ दिनों में राष्ट्रपति पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच बैठक होगी, जिसके बाद युद्ध रोकने का कोई रास्ता निकलेगा। ब्रिटेन के एक अखबार ने भी ये दावा किया कि पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ बैठक के लिए तैयार हो गए हैं और जल्द ही दोनों के बीच होने वाली बैठक के लिए तारीख और जगह तय होगी। लेकिन इन तमाम अटकलों और उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने दोनों नेताओं के बीच बैठक से इनकार कर दिया। результат, который будет достигать принципиальных। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कई बार जंग रोकने के लिए पुतिन से बातचीत के लिए तैयार रहने की बात कह चुके हैं। Бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного на сегодня объекта. हालांकि ज़ेलेंस्की इस बात की भी आशंका जता चुके हैं कि अगर पुतिन जल्द बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। दोनों देशों के बीच अभी तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक युद्ध रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। इस बीच जंग के मोर्चे पर तैनात यूक्रेन के किक बॉक्सिंग चैंपियन मक्सिम कगल की मौत हो गई। उन्होंने रूस के विरोध में बीते दिनों हथियार उठा लिए थे, लेकिन अब जंग के मोर्चे से उनकी मौत की खबर आई, जिससे उनके प्रशंसकों का दिल टूट गया। बताया गया कि उनकी मौत मारियोपोल में रूसी गोलाबारी से हुई। पिछले महीने शुरू हुए रूस के हमलों के बाद इस किक बॉक्सिंग चैंपियन ने सेना की वर्दी पहनने का फैसला लिया था। फिर उन्हें यूक्रेन की सेना की तरफ से मारियोपोल में तैनात किया गया, जहां उन्होंने रूसी सेना से लोहा लिया। रिंग में अपने विरोधियों को पटकनी देने वाले मक्सिम कगल यहां भी इसी तरह पुतिन की पलटन को जवाब देते रहे, लेकिन इसी दौरान अपने देश की रक्षा करते हुए उनकी मौत हो गई। तो वहीं रूस की टेनिस खिलाड़ी वेरा ज़ुनरोवा ने यूक्रेन युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाई।
उन्होंने अमेरिका में जारी मायामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दौरान अपना विरोध जताया और इसके लिए वो एक ऐसी टोपी पहनकर टेनिस कोर्ट पर उतरी जिस पर नो वॉर यानी युद्ध नहीं का नारा लिखा हुआ था। बेशक ये नारा उनकी टोपी के किनारे पर लिखा था, लेकिन इसका मतलब सीधा और साफ था। यही नहीं, रूसी खिलाड़ी वेरा जोनारेवा ने अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति पर भी सवाल उठाए। मायामी ओपन के इस मुकाबले में भले ही इस खिलाड़ी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपनी इस कोशिश से यूरोप समेत दुनिया के कई देशों के लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही। इससे पहले यूक्रेन पर हमला करने की वजह से रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी, जिनमें टेनिस भी शामिल है। यही वजह है कि इस रूसी खिलाड़ी को भी अपने देश के नाम और झंडे के बिना इस टूर्नामेंट में उतरना पड़ा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को पुतिन पर दिए अपने बयान पर यू टर्न लेना पड़ गया, क्योंकि विवादास्पद बयान के बाद दुनिया के कई बड़े देशों के नेताओं ने उनकी आलोचना की और 24 घंटे के अंदर ही बाइडेन अपने बयान से पलट गए। विवाद बढ़ने पर जब पत्रकारों ने बाइडेन से सवाल किया कि क्या आप पुतिन को सत्ता से हटाकर वहां नया शासन लाना चाहते हैं, तो इस पर बाइडेन ने जवाब दिया नहीं, यानी उनका इरादा पुतिन को सत्ता से हटाने का नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले बाइडेन ने अपने पोलैंड दौरे के आखिरी दिन यूक्रेन युद्ध के लिए व्लादिमीर पुतिन की काफी आलोचना की थी। इस दौरान उन्होंने रूस में पुतिन की अगुवाई वाली सरकार का विरोध किया था। अपने भाषण के इस आखिरी हिस्से में बाइडेन ने पुतिन का नाम नहीं लिया, लेकिन मतलब यही निकाला गया कि ये बातें उन्होंने रूसी राष्ट्रपति के लिए कही। यही नहीं, अपने इसी दौरे में उन्होंने पुतिन को कसाई तक बता दिया था। बाइडेन के इन्हीं बयानों से रूस भड़क गया और अमेरिका में भी कई सांसदों ने बाइडेन को घेर लिया। और यही नहीं, बाइडेन की जुबान से जो बातें निकली वो फ्रांस और जर्मनी को भी पसंद नहीं आई। ये दोनों ही देश नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में जर्मनी ने साफ किया कि नेटो का रूस में सत्ता परिवर्तन करवाने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इशारों में बाइडेन को इस तरह की बयानबाजी से बचने की सलाह दी। ये पूरा विवाद होने पर व्हाइट हाउस को भी अपने राष्ट्रपति के बचाव में उतरना पड़ा। उसने सफाई दी कि बाइडेन का ये बयान पुतिन के लिए नहीं था और अमेरिका नहीं चाहता कि रूस की सत्ता में बदलाव हो। इस बीच 9/11 के हमले की सटीक भविष्यवाणी के लिए मशहूर बाबा वेंगा नाम की ज्योतिषी एक बार फिर चर्चा में आ गई। दावा यह है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में एक भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि पुतिन पूरी दुनिया के शासक होंगे। हालांकि कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह कि यह भविष्यवाणी 1979 में किए जाने का दावा है, जबकि उस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उम्र केवल 27 साल थी। राजनीति में उन्होंने कदम तक नहीं रखा था। पुतिन राजनीति में आने से पहले रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए काम करते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि 1979 में ही बाबा वेंगा ने बता दिया था कि सभी बर्फ की तरह पिघल जाएंगे, केवल एक ही चीज अछूती रह जाएगी, व्लादिमीर की शान, रूस की शान। पहले दावा किया गया था कि बाबा वेंगा ने अमेरिका में हुए 9/11 के हमलों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इसके अलावा रूस और यूक्रेन की जंग की तरफ इशारा भी उनकी कुछ बातों में होने का दावा किया गया है। खास तौर पर पुतिन से जोड़कर उनकी जिन लाइनों को देखा जा रहा है, उनमें उन्होंने कहा है कि रूस को कोई रोक नहीं पाएगा, वो अपने रास्ते से सब कुछ हटा देगा और दुनिया का शासक बन जाएगा। 12 साल की उम्र में वेंगलिया पांडेवा गुश्तरेवा नाम की महिला ने एक तूफान में आंखों की रोशनी खो दी थी। बाद में वो एक ज्योतिषी बनी और बाबा वेंगा के नाम से मशहूर हुई। 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। उधर यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिकों तक मदद पहुंचाने के लिए रूस ने अपनी सेना के कुछ हेलीकॉप्टर रवाना किए। फौजियों की जरूरत का सामान ले जाते हुए इन हेलीकॉप्टरों का वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें रूसी सेना के हेलीकॉप्टर यूक्रेन में जंग लड़ रहे उनके सैनिकों के लिए उनकी जरूरत का सामान ले जाते दिखे, जिनमें रूसी फौजियों के लिए खाने का सामान और पीने के पानी की बोतलें भी शामिल रहीं। उन चीजों में खाना पकाने का तेल भी रूस से यूक्रेन भेजा गया। इस सामान को लेने के लिए कई रूसी ट्रक उस जगह के लिए रवाना हो गए जहां उस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था। दोनों तय समय के मुताबिक वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन हेलीकॉप्टरों से एक-एक कर सामान उतारा गया। रूस के लगातार होते हमलों के सामने यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूस को करारा जवाब दिया, जिसके लिए उसने रूस की तरह ही आसमान का रास्ता चुना और उसके ठिकाने पर हमला बोल दिया। वीडियो में यूक्रेन के फाइटर जेट जंगल के ऊपर मंडराते नजर आए, जिसके बाद उनमें बैठे जवानों ने वहां मौजूद रूस की कुछ बख्तरबंद गाड़ियों पर निशाना साधा और लगातार 2 धमाके किए। फिर तीसरी और उसके बाद चौथी मिसाइल भी एकदम ठिकाने पर गिरी, जिसकी वजह से वहां आग धधक उठी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना की कई फौजी गाड़ियों और हथियारों से भरे ट्रकों को निशाना बनाया, जिसके बाद उस पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया।
लेकिन अब ये साफ माना जा रहा है कि यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर रूस की फौज का कब्जा हो चुका है। मारियोपोल पर पिछले करीब 10 दिन से भीषण बमबारी हो रही थी, जिसके बीच 4 लाख से ज्यादा लोगों के फंसे होने का दावा किया जा रहा था। लगातार हो रहे मिसाइल हमलों और बमबारी की चपेट में वहां के आम लोग भी आ रहे थे। इसीलिए यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन का यह शहर नर्क बन चुका है। मारियोपोल को पूरी तरह से घेरा हुआ था रूस की सेना ने, लेकिन शहर की कुछ अहम जगहों पर यूक्रेन की फौज रूस को कड़ा जवाब दे रही थी। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि यूक्रेन के पूर्वी छोर पर बसे इस शहर पर पूरी तरह रूस का कब्जा हो चुका है। वहीं रूस के हमले में बर्बाद हो चुके मारियोपोल के शरणार्थियों की मदद के लिए यूक्रेन के एक गांव बिजमिने में कुछ टेंट लगा दिए गए। ये गांव वहां के डोनेस्क प्रांत का हिस्सा है, जहां मारियोपोल के शरणार्थियों के लिए करीब 50 टेंट लगाने की खबर है, जिसके बाद जंग में अपना सब कुछ गंवा चुके सैकड़ों लोग वहां पहुंचे अपना सिर छिपाने के लिए और अपने बच्चों को कुछ दिन के लिए ही सही लेकिन एक ठिकाना देने के लिए। वहां पहुंचे इन शरणार्थियों को खाने पीने का सामान दिया गया, साथ ही उनकी जरूरत का दूसरा सामान भी उनमें बांटा गया। उधर यूक्रेन के डोनेस्क में रहने वाले लोगों ने रूस पर जबरन युद्ध में झोंकने का आरोप लगाया। डोनेस्क यूक्रेन का वो राज्य है जिसे रूस जंग से 2 दिन पहले ही स्वतंत्र देश का दर्जा दे चुका है और जंग शुरू होने के बाद से ही वहां कब्जे के लिए रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई चल रही है। लेकिन इन सबके बीच वहां रहने वाले लोगों ने रूस पर उन्हें